नमस्कार, मी अमृता आकाश. आरोग्यम धनसंपदामध्ये आपलं स्वागत. आरोग्यम धनसंपदामध्ये आज आपण कॅन्सर आणि आधुनिक उपचार पद्धती याविषयी माहिती घेणार आहोत आणि आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत डॉक्टर गौरव जसवाल. डॉक्टर, कार्यक्रमात आपलं स्वागत. नमस्कार. विषयाला आपण सुरुवात करणार आहोत त्याआधी आपण डॉक्टरांची ओळख करून घेऊयात. डॉक्टर गौरव जसवाल हे आज आपल्या सोबत आहेत, जे ऑन्कोलाईफ कॅन्सर सेंटर मध्ये कार्यरत आहेत. ऑन्कोलाईफ हॉस्पिटलची स्थापना ही उदय देशमुख यांनी 2014 मध्ये सातारा या ठिकाणी केली होती. ऑन्कोलाईफ हॉस्पिटल ही महाराष्ट्रातील कॅन्सर हॉस्पिटलची सर्वात मोठी शृंखला आहे. आज ऑन्कोलाईफ हॉस्पिटल हे सातारा, चिपळूण, तळेगाव या ठिकाणी रुग्णांना सेवा देत आहे. डॉक्टर गौरव जसवाल हे ऑन्कोलाईफ हॉस्पिटलमध्ये कार्यरत असून त्यांना वैद्यकीय व्यवसायातील 15 वर्षापेक्षा अधिक अनुभव आहे. डॉक्टर गौरव जसवाल यांनी MD रेडिएशन ऑन्कोलॉजी देखील केली आहे. ब्रॅकीथेरपीसह सर्व रेडिएशन पद्धतीचे उपचार करण्यात ते माहिर आहेत. त्यांना ऑन्कोलॉजीमधील संशोधनात देखील इंटरेस्ट आहे आणि त्यांनी विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय जर्नल्समध्ये लेखन देखील केले. ते केवळ आपल्या रुग्णांवर रेडिएशन थेरपी आणि केमोथेरपीचा उपचार करण्यावर विश्वास ठेवत नाही, तर कर्करोगाच्या आव्हानावर मात करण्यासाठी त्यांना योग्य मनोवैज्ञानिक समर्थन देखील देतात आणि कॅन्सरला रुग्णांच्या जीवनातील केवळ एक अध्याय बनवण्यावर ते संपूर्ण विश्वास ठेवतात. डॉक्टर, आतापर्यंत तुम्ही हजारो रुग्णांवर उपचार केलेत आणि त्यांना यशस्वीरित्या बरं देखील केलेलं आहे. तुम्ही डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी म्हणून कार्यरत आहातच. याच विषयावर मला विचारायचं आहे की जगभरात मध्ये कॅन्सर हा आजार दरवर्षी वाढतानाच दिसतोय. नेमकं एक डॉक्टर म्हणून तुम्हाला यामागे काय कारण वाटतात, काय सांगाल? दरवर्षी कर्करोग विश्वभरमध्ये आणि भारतमध्ये वाढत आहे. त्यांचे भरपूर कारण आहे आणि बऱ्या लोकांना त्यांच्या माहिती पण आहे. तंबाखूचं सेवन, अल्कोहोल कन्झम्पशन आणि ते कीटनाशकचे प्रयोग, एअर पोल्युशन, वॉटर पोल्युशन, ते सगळे आहे. पण भारतमध्ये कर्करोगाच्या केसेस एकदम वाढत आहे आणि आता आणि पुढे गेलं तर ते असं सांगताय की भारत एक कॅन्सर कॅपिटल होऊ शकतंय. ते संदर्भामध्ये आता आमच्या देशमध्ये ॲव्हरेज इंडियन एज 30 वर्ष आहे आणि एक परफॉर्मन्स प्रेशर आहे सगळे पॉप्युलेशनवर. ते संदर्भामध्ये भरपूर लोक एक रॉंग लाईफस्टाईल चॉईसेस घेत आहे. त्यांच्यामध्ये स्ट्रेस आहे, सिडेंटरी लाईफस्टाईल आहे, रॉंग फूड चॉईसेस आहे, प्रोसेस्ड फूड्स आहे. ते सगळे फूड्समध्ये प्रिझर्वेटिव्ह होते. काही शोधमध्ये ते सांगत आहे की ते कार्सिनोजेनिक होऊ शकतं आहे. आणि एक्सरसाइजचं कमी, लेट मॅरेजेस, लेट प्रेग्नेन्सी, असिस्टेड रिप्रोडक्शन, ते सगळे एक रिझन्स आहे कॅन्सर वाढण्याचे. अगदीच. डॉक्टर, कॅन्सर बद्दल देखील लोकांच्या मनामध्ये एक शंका आहे, गोंधळ आहे की कॅन्सर हा आजार संसर्गजन्य आहे की नहीं, तर याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास जिनके मन में डाउट रहता है, और खासकर जब घर में कोई बूढ़ा है, कोई सीनियर सिटीजन है, उनको जब ये कैंसर होता है तो काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे बच्चे उनके साथ खेल सकते हैं. कैंसर बिल्कुल ऐसे नहीं फैलता, ये एकदम भ्रम है. कैंसर साथ में खाने से, साथ में उठने बैठने सोने से, एक बर्तन में खाना खाने से, हाथ पकड़ने से, चूमने से नहीं फैलता है, और इस भ्रम को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए किसी को अपने मन में. अगदीच. मात्र कॅन्सर या आजाराने आज आपण बघतोय की अनेक लोक दगावत आहेत, अनेक लोक मृत्युमुखी पडतात. तर या लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी कॅन्सरवर प्रभावी अशी उपचार पद्धती आहे का? हाँ, अभी कैंसर के लिए बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो गई हैं. स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है. मेरा ओपिनियन लेंगे तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी हमारे पास प्रिवेंशन है कि हम लोग कैंसर को होने से ही रोक सके, कैंसर का इंसिडेंस कम हो सके. ऑल्दो आजकल उल्टा हो रहा है कि कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है. इवन WHO के स्टैटिस्टिक्स भी ऐसा कहते हैं कि 30 से 50% तक कैंसर्स को हम लोग रोक सकते हैं या उनके साथ जुड़ी हुई जो तकलीफ है उसको कम कर सकते हैं अगर हम उसकी सही टाइम पे डिटेक्शन करें और एक सही ऑन्कोलॉजिस्ट एक्सपर्ट से उसका ट्रीटमेंट लें. प्रिवेंशन के लिए हमारे पास बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस हैं. कोलोनोस्कोपी है, PSA स्कैन्स है, लो डोज CT स्कैन्स है स्मोकर्स के लिए. और हमारे हॉस्पिटल TGH ऑन्कोलाइफ हॉस्पिटल्स ने एक नई थर्मल ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशन है जो वो शुरू की है, जो कि बिल्कुल पेनलेस है, नॉन इन्वेसिव है,
कॉस्ट इफेक्टिव है, जिससे हम लोग ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं और उसकी एक परफेक्ट ट्रीटमेंट अपने पेशेंट को दे सकते हैं. अगदीच. मात्र एखाद्या पेशंटला कॅन्सर झाल्यानंतर त्याला सर्वोत्तम असे उपचार मिळतायत याची खात्री त्याने कशी करावी, किंवा कॅन्सर रुग्ण जेव्हा हॉस्पिटलमध्ये जातो, ट्रीटमेंटला सुरुवात होते, तर ही ट्रीटमेंट बेस्ट आहे यासाठी कोणकोणत्या गोष्टी पेशंटनं लक्षात घेतल्या पाहिजे? कैंसर सबसे पहले तो हम लोग, जैसे मैंने बोला, कि उसको प्रिवेंट करने के लिए कोशिश करें. बट अगर किसी को कैंसर हो गया है तो उसके बाद उसको कोशिश करना चाहिए कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर के तरफ जाए, जहाँ पे उसको एक्सपर्ट एडवाइस मिले और जो उसका डॉक्टर है वो उसकी कंप्लेंट सुने, उसकी प्रॉब्लम सुने और एक उसके साथ एक सपोर्टिव एटीट्यूड रखते हैं, उसको सही एडवाइस दे. और पेशेंट को सिर्फ डॉक्टर का बात ही नहीं सुनना है, ही उसको चाहिए कि वो अपनी ट्रीटमेंट प्लान, ट्रीटमेंट डिसीजन में एक्टिवली पार्ट ले और जो कुछ भी उसको ट्रीटमेंट बताया गया है उस ट्रीटमेंट को वो समझे, उसके एसोसिएटेड साइड इफेक्ट्स को समझे और उसके साथ जो सक्सेस चांसेस है उसको समझे. एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर जो रहेगा उसके अंदर हमेशा एक टीम बेस्ड अप्रोच रहेगी, ट्यूमर बोर्ड्स रहेंगे, न्यू एडवांस टेक्नोलॉजीज अवेलेबल रहेंगी एंड ऑफ कोर्स एक्सपर्ट ऑन्कोलॉजिस्ट रहेंगे. And as a part of a chain, Oncolife and TGH Oncolife hospitals, we are proud that we have all the latest technology. हमारे पास latest radiation machine है, tomographies है, and experienced consultants and staff है. अगदीच. जसं तुम्ही आता सांगितलं की कॅन्सर पेशंटवर उपचार करण्यासाठी ज्या अत्याधुनिक टेक्नॉलॉजी लागतात त्या सगळ्या आपल्या हॉस्पिटलमध्ये आहे. मात्र कॅन्सरवर उपचार करताना रेडिएशन थेरपीचा देखील उपयोग केला जातो. यामध्ये आता ॲडव्हान्स आणखीन काही तंत्रज्ञान आलंय का, आणि याचा फायदा रुग्णांना नेमका किती होऊ शकतो? कैंसर हर एक पेशेंट के अंदर अलग अलग वे से प्रेजेंट कर सकता है और बहुत सारे टाइप के कैंसर्स हैं और सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी सब उसकी ट्रीटमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. रेडिएशन थेरेपी 60 to 70% केसेस में हमारे पेशेंट्स को रेडिएशन थेरेपी का ट्रीटमेंट लगने ही वाला रहता है और रेडिएशन थेरेपी बहुत सालों में आगे एडवांस हुई है. पिछले 100 ईयर से इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, जबकि जिसमें हम लोगों ने धीरे धीरे एडवांसमेंट लिया है 2D से 3D में कंप्यूटराइज्ड एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स लेटेस्ट मोडालिटीज़ जैसे कि टोमोथेरेपी है जो कि हमारे पास अवेलेबल है इस टाइम पे. और उस टेक्नोलॉजी से हम लोग पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है एकदम एक्यूरेटली कर सकते हैं और फास्ट कर सकते हैं. सो ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है जिसमें हमारे पास एक्यूरेसी बढ़ रहा है, जिससे जो पेशेंट को होने वाले साइड इफेक्ट हैं और जो बीमारी है उसको हम लोग एकदम एक्यूरेटली टारगेट कर सकते हैं, वो अगर पेशेंट को सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिले तो काफ़ी अच्छा सक्सेस मिलने का चांसेस है. अगदीच. जसं तुम्ही आता सांगितलं की टोमोथेरपी नावाचं देखील एक तंत्रज्ञान आलेलं आहे, तर याच्या मशीनने नेमकी किती प्रगत असे उपचार होतात आणि रुग्णांना याचा नेमका एक्सपिरियन्स कसा येऊ शकतो? टोमोथेरेपी की ट्रीटमेंट का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है और हमारे TGH ऑन्कोलाइफ हॉस्पिटल पूरे महाराष्ट्र में पहला हॉस्पिटल है जिसके पास ये एडवांस्ड मशीन है. मोर देन 5000 ट्रीटमेंट सेशंस दे रखे हैं और मैंने अपने मैक्सिमम पेशेंट्स में यही पाया है कि उनको साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हुए हैं. ट्रीटमेंट एक्यूरेसी इस मशीन का इतना अच्छा है कि बाकी सब मशीन में पेशेंट को एक्यूरेट ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोगों को पेशेंट को सांस रोकने के लिए बोलना पड़ता है या बहुत डिवाइसेस का यूज़ करना पड़ता है जो पेशेंट के लिए बहुत अनकंफर्टेबल है. बट इस मशीन में ऐसा कुछ नहीं है. पेशेंट नॉर्मली अपना मशीन पे लेट सकता है, नॉर्मल ब्रीदिंग ले सकता है, नॉर्मल सांस ले सकता है और उस नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे हमारी मशीन जो है टोमोथेरेपी वो पेशेंट को ट्रीट कर सकती है. अगदीच. इतर मशीनपेक्षा टोमोथेरपीसाठी वापरणारं जे तंत्रज्ञान आहे ते वेगळं आहे. त्याचं वेगळेपण तर तुम्ही सांगितलं. मात्र जर पेशंटने ठरवलं की आम्हाला टोमोथेरपीनेच ट्रीटमेंट घ्यायची आहे, तर त्याचे फायदे देखील कोणकोणते आहेत की ते रुग्णांना आपण सांगू शकतो? या डेफिनेटली टोमोथेरेपी जैसा कि मैंने पहले बोला कि एक जो उसका है कि वो प्रिसाइज है, एक्यूरेट है, सटीक है और फास्ट है. अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर मुझे लोगों को बोलना पड़ेगा, टोमोथेरेपी एक अर्जुन की तरह है जो चलती हुई मछली में भी आंख को निशाना लगा सकती है और बाकी मशीन्स जो है वो चाहेंगे कि हम लोग मछली को रोकें और फिर टारगेट करें. सो टोमोथेरेपी में पेशेंट जो है अपनी फ्री ब्रीदिंग में ट्रीटमेंट लेता है, उसके साइड इफ़ेक्ट कम है, पेशेंट को फास्ट ट्रीटमेंट मिलता है और पेशेंट जो है हमारा जो हमने उसको हाई एंड ट्रीटमेंट देनी है जैसे कि स्टीरोटैक्टी है, SRS SBRT है, जिसमें हम 30 से 35 दिन का ट्रीटमेंट 4 से 5 दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं, वो ट्रीटमेंट इस मशीन से हम लोग बहुत एक्यूरेटली दे सकते हैं.
और जब हम लोग इतना फास्ट पेशेंट को ट्रीटमेंट देते तो और उसको साइड इफेक्ट्स कम रहते तो डेफिनेटली वो अपनी नॉर्मल लाइफ में जल्दी वापस जा पाता है, अपनी नॉर्मल रूटीन नॉर्मल लाइफ जल्दी शुरू कर पा सकता है। सो ये एक अगर सही मायने में देखे जाए तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। कॉस्ट टू द पेशेंट अगर उसके हम लोग लॉस ऑफ आवर्स फ्रॉम वर्क एंड नॉर्मल लाइफ देखें तो ये मशीन बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है पेशेंट के लिए, एंड बट ऑफकोर्स साइड इफेक्ट्स भी कम है। अगदीच जसं तुम्ही सांगितलं की टोमोथेरपी ही ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आहे ज्याच्या उपयोगाने आपण अनेक पेशंटवर उपचार देखील केलेत, मात्र तरीही जे भारतीय आहेत त्यांना या ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजीबद्दल इतकीशी माहिती नाहीये किंवा ही ट्रीटमेंट करायची आहे म्हणून आपले भारतीय पुढे येत नाही, तर याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं, लोकांना हे कळणं किती गरजेचं आहे? ये जो मशीन है और ये जो टेक्नोलॉजी है इवन अभी वेस्टर्न कंट्रीज में यूएसए और यूके में भी एकदम न्यू है, और वहाँ पे भी ये अभी अपकमिंग है। एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में शायद सब लोग यही मशीन यूज़ करने वाले हैं, एंड वी आर लकी कि एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी हम लोग प्रेजेंट टाइम्स में महाराष्ट्र के लोगों को दे पा रहे हैं। धीरे धीरे इसके लिए अभी और अवेयरनेस रहेगी, एंड दैट इज़ हम लोग उसको ट्राई कर रहे हैं। और दूसरा, इस मशीन को चलाने के लिए, रन करने के लिए एक लर्निंग कर्व, एक थोड़ा टाइम लगता है, कुछ ट्रेनिंग लगती है, जो कि हम लोगों के पास, हमारी टीम के पास है। और हम लोग अभी 1.5 साल से ज़्यादा हुआ है जो अपने पेशेंट्स को हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सो स्लोली स्लोली ऐसा लगता है मुझे कि ये सब कैचअप होगा और लोगों तक हमारी जो अच्छी ट्रीटमेंट है उसकी न्यूज़ पहुंच रही है, पहुंचेगी। अगदीच. आणि हॉस्पिटलमध्ये तुम्ही स्वतः रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डायरेक्टर म्हणून कार्यरत आहात, तर आपल्या हॉस्पिटलमध्ये नेमक्या कोणकोणत्या सोयी सुविधा आहेत आणि हॉस्पिटलमध्ये अशी कोणती प्रगत टेक्नॉलॉजी आहे की रुग्णांनी आपल्याकडे यावं आणि उपचार करावेत? हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर हॉस्पिटल ही नहीं है, ग्रुप है। सतारा का जो हमारा हॉस्पिटल है 2014 से चल रहा है। 40,000 से ज़्यादा पेशेंट्स हैं हम ट्रीट कर चुके हैं विद मेनी सक्सेसफुल स्टोरीज़। हमारे पास ऐसा कुछ ऐसा नहीं है जो कैंसर के लिए नहीं अवेलेबल होगा। सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट है, लेटेस्ट पेट सिटीज़ है, रेडिएशन थेरेपी मशीन है, मोर देन 100 स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, मोर देन 300 सपोर्टिव स्टाफ है। सो वी आर गिविंग अ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर टू ऑल द पेशेंट्स इन दिस रीजन। ट्रीटमेंट बद्दल तर तुम्ही सांगतायत, मात्र टोमोथेरपी करत असताना पहिले असणारी जी ट्रीटमेंट आहे आणि टोमोथेरपीची जी ट्रीटमेंट आहे यामध्ये नेमका तुम्हाला काय फरक वाटतो? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि टोमोथेरेपी एक अर्जुन की तरह है जो चलती हुई मछली के आंख में निशाना लगाने की अपने पास कैपेबिलिटी रखती है। जो अभी एग्जिस्टिंग मशीन है या जो पुराने मशीन्स थी, वो मशीन जब पेशेंट को ट्रीट करती है तो एक काफ़ी बड़े एंगल या ओपनिंग करके उसको ट्रीट करने की कोशिश करती है, जिसके कारण जो हमारा नॉर्मल हेल्दी टिश्यू है कर्क रोग के साथ में जो पड़ा हुआ है उसमें भी रेडिएशन जाने का डर रहता है, जिससे थोड़े साइड इफेक्ट हो सकते हैं। टोमोथेरेपी जो हमारी मशीन है वो बहुत सारे छोटे छोटे थाउजेंड्स ऑफ एक रीजन बना के कैंसर को ट्रीट करने की कोशिश करती है, जिसके कारण हमारी जो ज़्यादा डोज है वो कैंसर में जाए और हमारा जो आसपास का नॉर्मल हेल्दी टिश्यू है, स्वस्थ टिश्यू है, उसको कम से कम डोज जाए और पेशेंट को कम से कम त्रास हो। और ये मशीन क्योंकि हेलिकल ट्रीटमेंट है, एकदम सीटी स्कैन के जैसे लगती है, तो ये फास्टर ट्रीटमेंट देने में भी हेल्प करती है। सो पेशेंट का जो मशीन के ऊपर टाइम है जिसमें उसको डिस्कम्फर्ट हो सकता है वो भी कम रहेगा। अगदीच. तर डॉक्टरांनी सांगितल्याप्रमाणे कॅन्सर पेशंटना आता घाबरून जाण्याचं कारण नाहीये, कारण कॅन्सरवर आता अत्याधुनिक पद्धतीनं उपचार उपलब्ध आहेत आणि याच उपचारांबद्दल तुम्हाला अधिक माहिती हवी असेल तर स्क्रीनवर तुम्हाला नंबर दिसतोय, या नंबरवर संपर्क साधून तुम्ही या ट्रीटमेंटबद्दल डॉक्टरांकडून अधिक माहिती घेऊ शकता. आपण कॅन्सर या विषयावर डॉक्टरांकडून आणखीनही जाणून घेणार आहोत एका छोट्याशा ब्रेकनंतर. ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा आरोग्यम धनसंपदामध्ये आपलं स्वागत. आरोग्यम धनसंपदामध्ये आज आपल्या सोबत आहेत डॉक्टर गौरव जस्वाल.
डॉक्टर, ब्रेकवर जाण्यापूर्वी जसं तुम्ही सांगितलं की कॅन्सर या आजारावर आता अत्याधुनिक पद्धतीनं उपचार होतात आणि त्यामुळेच पेशंट लवकर बरा देखील होतो. मात्र एखाद्या पेशंटला कॅन्सर झाल्यानंतर या केमोथेरपी किंवा टोमोथेरपी सोबत त्याचं वेट पण खूप कमी होत जातं आणि कुठेतरी तो त्याचा कॉन्फिडन्स देखील कमी होतो की आता माझ्याकडे फार कमी दिवस आहे, या आजारातून मी बाहेर येईल की नाही. तर या पेशंटचा कॉन्फिडन्स देखील तुम्ही ट्रीटमेंट सोबत कसा बूस्ट करतात? कैंसर ट्रीटमेंट में काफ़ी सारे पेशेंट्स जो है उनको थोड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट लगती है. ऑफ कोर्स हाँ, थोड़ा वेट लॉस होता है, भूख कम हो सकती है, बट पेशेंट को घबराने की ज़रूरत नहीं है. ऑफ कोर्स आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू ट्रीटमेंट्स आ रही है उसमें ये सब साइड इफ़ेक्ट्स कम होते जा रहे हैं. एंड एज अ डॉक्टर मेरी कोशिश रहती है कि मैं हमेशा अपने पेशेंट को ज़्यादा टाइम दे सकूँ, उनकी प्रॉब्लम समझ सकूँ, उनकी छोटी छोटी क्वेरीज सॉल्व कर सकूँ. और हमारे हॉस्पिटल का सारा स्टाफ है वो भी इसी तरह ट्रेंड है कि हमारे लिए हर पेशेंट स्पेशल है और उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और कैंसर से एसोसिएटेड उसकी जो भी क्वेरीज है उनका ध्यान करना. अगदीच. त्यामुळे जे पेशंट आपल्याकडे ट्रीटमेंटसाठी येतात त्यांनी घाबरून जाण्याची गरज नाहीये, कारण डॉक्टरांसोबत संपूर्ण स्टाफ या पेशंटला त्यांचा कॉन्फिडन्स देखील वाढवायला मदत करतो. जे पेशंट आता आपला कार्यक्रम पाहतात आहे आणि त्यांना आपल्याकडे ट्रीटमेंटसाठी यायचं आहे, तर आपल्या हॉस्पिटलच्या नेमक्या किती ब्रँचेस महाराष्ट्रामध्ये आहे जेणेकरून महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यातून पेशंट आपल्याकडे येऊ शकतात? हमारी हॉस्पिटल की अभी 3 ब्रांचेज है. एक सतारा में है जो 10 साल से है, एक ब्रांच हमारी चिपलून है जिसको 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और हमारी लेटेस्ट ब्रांच तलेगांव में है, TGH ऑन्को लाइफ. अगदीच. या ब्रँचेस बद्दल तुम्ही सांगितलं, मात्र जेव्हा पेशंट दुरून आपल्याकडे येतो किंवा महाराष्ट्राच्या बाहेरून एखाद्या स्टेटमधून आपल्याकडे ट्रीटमेंटसाठी येतो, तेव्हा पेशंटच्या ट्रीटमेंट सोबत त्याची राहण्याची देखील काही व्यवस्था हॉस्पिटलमध्ये आहे का? हमारे सारे हॉस्पिटल्स में पेशेंट को रहने के लिए अरेंजमेंट्स है, और एकदम अफोर्डेबल और चीप रेट्स में पेशेंट को रहने का और खाने की व्यवस्था हमारे सारे हॉस्पिटल्स में है. और हमारी कोशिश ये है कि पेशेंट को एक हाई क्वालिटी और अफोर्डेबल ट्रीटमेंट दे सके. अगदीच. जसं तुम्ही आता सांगितलं की पेशंट राहू शकतो, मात्र कॅन्सर हा आजार झाल्यानंतर केवळ पेशंट नाही तर त्याची संपूर्ण फॅमिली डिस्टर्ब होते आणि त्या पेशंट सोबत त्याचे काही फॅमिली मेंबर्स देखील असतात. अनेकदा आपण बघतो की हॉस्पिटलमध्ये राहायला जागा नाहीये म्हणून पेशंट तिथे उपचारांसाठी येत नाही, तर पेशंट सोबत त्याचे फॅमिली मेंबर किंवा अजून कोणी त्यांच्या सोबत असेल तर त्यांच्यासाठी देखील काही सोयी सुविधा आहेत का? सविस्तर आम्हाला काय सांगाल? हाँ, जो अरेंजमेंट जैसे मैंने आपको बोला वो पेशेंट के लिए भी है और फैमिली मेम्बर्स के लिए भी है, और वो सारी जो अरेंजमेंट्स है वो एकदम कंफर्टेबल, क्लीन है, एंड महंगी भी नहीं है. बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में हम लोग पेशेंट को ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, पेशेंट और पेशेंट की फैमिली को दोनों को प्रोवाइड कर रहे हैं. अगदीच. जसं तुम्ही सुरुवातीलाच म्हणाला होतात की भारतामध्ये कॅन्सर या आजाराचे पेशंट दरवर्षी वाढत जातात आणि कुठेतरी भारत कॅन्सरचं कॅपिटल होऊ शकतं. तर हे होऊ नये म्हणून आणि ज्या पेशंट पहिल्या स्टेजमध्येच त्याला कळालंय की मला कॅन्सर हा आजार आहे, अशाच वेळेला पेशंटला हॉस्पिटलमध्ये येणं किती गरजेचं आहे? ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि पेशेंट अगर हम लोग अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस कर सके, उसको जल्दी पकड़ सके, तो पेशेंट का पूरी तरह से क्योर होने का चांसेस मैक्सिमम कैंसर्स में है. और अगर कैंसर हो ही ना, हम लोग उसका इंसिडेंस कम कर सके, वो बेस्ट है. जिसके लिए प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज है, जैसे मैंने पहले बोला कि उसके लिए लाइफस्टाइल चेंजेस है. हम लोग जो हमारे हाथ में, हम लोग वो कदम ले सकते हैं. हम लोग लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, एक एक्सरसाइज अपना शेड्यूल बना सकते हैं, बाहर का खाना कम खा सकते हैं, लेस सेडेंटरी लाइफ रख सकते हैं, स्ट्रेस कम कर सकते हैं, उसमें मेडिटेशन एक्सरसाइजेज रख सकते हैं. एंड उसके अलावा छोटी छोटी है कि प्लास्टिक्स कम यूज़ करें हम लोग अपने घर में, और कोशिश करें जितना जैविक खेती का खाना खा सके तो अच्छा है. अगदीच. तर डॉक्टरांनी सांगितल्याप्रमाणे कॅन्सर या आजारावर आपण पूर्णतः मात करू शकतो, मात्र पहिल्या स्टेजमध्ये कॅन्सर या आजाराचं निदान झाल्यानंतर लवकरात लवकर डॉक्टरांकडे जाऊन ट्रीटमेंट घेणं गरजेचं आहे. आणि ही ट्रीटमेंट नेमकी तुम्हाला कुठे मिळणार आहे, या ट्रीटमेंट विषयी तुम्हाला अधिक माहिती हवी असेल तर स्क्रीनवर तुम्हाला नंबर दिसतोय. या नंबरवर संपर्क साधून कॅन्सर या आजाराच्या ट्रीटमेंट विषयी तुम्ही डॉक्टरांकडून सविस्तर माहिती घेऊ शकता. डॉक्टर, कॅन्सर या आजाराबद्दल तुम्ही आम्हाला इतकी महत्त्वाची माहिती देताय, अगदी जाता जाता पेशंटनं काही गोष्टी जर लक्षात ठेवल्या किंवा काही टिप्स तुम्ही त्यांना दिल्या तर कॅन्सर या आजारापासून आपण कसे दूर राहू शकतो याविषयी काय सांगाल? लास्ट पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर सही टाइम पे हम लोग इस कैंसर को डायग्नोसिस कर सके और आपको एक सही ट्रीटमेंट प्लान मिले, एक सही गाइडेंस मिले एक एक्सपर्ट ऑन्कोलॉजिस्ट से, तो कैंसर के ऊपर हम 100% जीत पा सकते हैं. सिर्फ आपको
खुद पे विश्वास रखना है और अपनी ट्रीटमेंट को पूरा करना है. अगदीच. तर डॉक्टरांनी सांगितल्याप्रमाणे कॅन्सर या आजारातून आपण 100% बाहेर येऊ शकतो. केवळ ट्रीटमेंटवर विश्वास ठेवणं आणि पहिल्या स्टेजमध्ये डॉक्टरांकडे जाऊन निदान करून ती ट्रीटमेंट समजून घेणं गरजेचं आहे. आणि कॅन्सर या आजाराविषयी जर तुम्हाला अधिक माहिती हवी असेल आणि या ट्रीटमेंट विषयी जर तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल तर स्क्रीनवर तुम्हाला नंबर दिसतोय. या नंबरवर संपर्क साधून तुम्ही डॉक्टरांकडून कॅन्सर या आजाराविषयी अधिक माहिती घेऊ शकता. डॉक्टर, आज तुम्ही ते आलात आणि कॅन्सर विषयी आम्हाला इतकी महत्त्वाची माहिती दिली आणि लोकांमध्ये देखील तुम्ही जी जनजागृती केली आहे त्यासाठी तुमचे खूप खूप आभार. धन्यवाद. त्याचबरोबर आरोग्यम धन संपदामध्ये वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची. पुन्हा भेटूया अशाच एका नव्या विषयासह. तोपर्यंत नमस्कार.